सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। वायु की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक जो शायद आज ये शो देख रहा हो। विज्ञान ने यह साबित किया 4000 लाख से भी ज्यादा तारों का ये एक छोटा सा हिस्सा। सो व्हाट इज अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई मेरी एक सीरीज चल रही है दिल्ली 100 सीरीज, जिसमें कि मैं आपको दिल्ली के अंदर घुमाने वाला हूँ 100 डिफरेंट प्लेसेस में। तो गाइज ये है वीडियो नंबर 15 एंड आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ नेहरू तारामंडल यानी कि नेहरू प्लानिटोरियम। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक, इसके सामने ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेहरू तारामंडल। ये है यहाँ का एंट्री गेट और इसके जस्ट साथ में आपको पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर फुल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, जैसे कि यहाँ की टिकट टाइमिंग, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और भी काफी कुछ, जैसा कि यहाँ पे कौन कौन से शो किस टाइम में रहने वाले हैं, 2D 3D। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन का रहेगा, वहाँ से आप इजीली ऑटो करके आ सकते हैं। बाकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन जो रहने वाली है आपकी 3 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। बाकी यहाँ की आप पार्किंग देख सकते हैं, ये सामने की और ये पार्किंग एरिया बिल्कुल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है बिल्कुल। एंड चलते हैं आगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। साथ में ही आपको देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री संग्रहालय ब्लॉक ए, ब्लॉक 2 एंड यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो वगैरह भी होता है, तो उसका टिकट काउंटर हमको सामने देखने को मिल जाएगा। हम जाना चाहे तो हम सामने को जा सकते हैं। बाकी जो आपका देखने को मिलेगा, आपका ये तारामंडल है वो इस साइड देखने के लिए मिलेगा। इस गेट से आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर आपको मतलब इस गेट से एंट्री करेंगे ना, तब बिल्कुल प्रधानमंत्री के संग्रहालय के बिल्कुल ठीक सामने से ये रहा प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक, आप इस गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स होंगे, वो आपकी फ़ोटो ID वगैरह लेंगे। फ़ोटो ID लेने के बाद आपको अंदर एंट्री दे देंगे। आराम से इजीली आप एंट्री कर सकते हैं फ़ोटो ID दिखाने के बाद। कुछ साथ में ही आपको वहाँ पार्किंग देखने को मिल जाएगी। बाकी इस साइड जैसे ही आप आएंगे, इस रास्ते से इस साइड पे आएंगे, आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। राइट लेते ही थोड़ी दूर चलेंगे 15-20 मीटर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर। देन वहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। आप इस साइड आते हैं ना, आपको उस साइड में कुछ डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं नेहरू जी द्वारा लिखे गए, एंड इस साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। भाई मैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ के दिखा दूँ आपको, तो नेहरू जी द्वारा कुछ शब्द लिखे गए हैं। भाई मुझे मेरे देश की जनता ने मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि चाहे जितना कुछ करूं वो उसके एक छोटे से छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना एंड इस साइड से है देना मुश्किल है। बाकी आप देखो, पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा है। तो गाइस इधर मेरे को सामने की ओर देखने को मिल जाता है एक मॉन्यूमेंट, जिसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट ये इस समय बंद है। प्लस ये आपको सामने दिख रहा है, ये है डोम, जहाँ पर क्या बोलते हैं आपका 3D 2D शो वगैरह होगा। तो गाइस इस मॉन्यूमेंट के बारे में आपको डिटेल्स में शो कर दूंगा, तो आप देख लेना। मैंने पहले वीडियोस वगैरह देखा हुआ है, तो इसको ना मतलब ये चालू था, वैसे मतलब चालू कह रहा हूँ, खुला हुआ था। अभी इस समय का गेट बंद है। एंड गाइस यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइम स्लॉट पर शोज वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। 2D शो, 3D शो, हिंदी शो, इंग्लिश शो, तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से आ सकते हैं। देन मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन सा शो किस टाइम पे होने वाला है, तो उस हिसाब से आप आएंगे एंड शो में मतलब एंजॉय कर सकते हैं जो भी। अब जैसे ही आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ आपको दिखता है सेकंड गेट, यहाँ से काफ़ी लोग पैदल एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट टिकट कर देखने के लिए मिल जाता है। देन इसके साथ में आपको एक रॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी डिटेल मैं आपको सामने शो कर दूंगा एंड आप देख लीजिए। रॉकेट के बारे में आप डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह प्रमोचक रॉकेट यानी कि इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तक काफ़ी कुछ यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट वगैरह क्या है भाई, वेट 16.8 टन। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भाई टिकट प्राइस। यहाँ 2 तरह के शो होते हैं, 2D और 3D, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं रेट लिस्ट वगैरह, आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हो। बाकी चलते हैं, टिकट लेते हैं आराम से। सकते हैं भाई, अपने को टिकट मिल चुकी है। मैंने 3 बजे वाला शो लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है भाई। 24 तारीख की है, टाइम 3 बजे का है, एडल्ट एक टिकट है। बाकी हमें सीट मिली है सीट नंबर A2। देखते हैं वहाँ पर, बाकी ये बारकोड वगैरह है, स्कैन करना चाहो तो कर सकते हो। देन चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस वैसे अपना शो है 3 बजे का, और अभी टाइम फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कितना हो रहा है। तो गाइस टाइम हो रहा है अपना 2:31, मतलब 2:30 के आसपास हो रहा है। एंड देन अभी थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ा 3 बजने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे को कि 2:50 के आसपास आ जाना, 20 मिनट का वेट और करते हैं। बाकी और भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको दे देता हूँ मैं। ये जो डोम सा पीछे दिख रहा है ना आपको मेरे, बिल्कुल यहीं पर शायद इसके नीचे ही शो वगैरह हो, 2D शो, 3D शो जो भी होने वाले होते हैं। एंड गाइस मैं बताऊं आपको, तो भाई यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। एंड देन बाकी जैसे जिन लोगों को इंटरेस्ट है भाई प्लैनेट के बारे में जानने में, ग्रहों के बारे में जानने में, तारों वगैरह में, यूनिवर्स के बारे में जानने में, तो भाई वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। यहीं पर आपको नीचे साइड में इसके होते हैं। बाकी ये काफ़ी सही है, मतलब यहाँ ऊपर आके आप आराम से घूम सकते हो, फिर सकते हो। छत टाइप बनाया हुआ है,
तो गाइस 3 बज चुका है और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रखे हैं ट्यूशन वगैरह से। सामने की ओर आप जैसे देख सकते हो टिकट काउंटर एंड रेट लिस्ट। चलिए एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद बताते हैं आपको यहाँ पर कैसे क्या कुछ रहने वाला है। अभी गाइस अंदर जा रहा हूँ यहाँ से। अंदर जाने के बाद मतलब यहाँ पर सामने एक भैया है, इनको आपको एक ये टिकट है ना, ये टिकट आपको यहाँ पे भैया को दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पर भी एक मैडम है, वो जो सीट नंबर वगैरह पूछ रही है लोगों से। ये कुछ यहाँ पर सेटिंग रहने वाली है, यहाँ पर काफ़ी सही सेटिंग है गोल गोल तरह की। A22 की साइड है। 22 उधर जाओ लास्ट में कॉर्नर पे। ये रहा भाई A22। हाँ ये ना भाई। सो गाइस यहाँ पर हम सेटल हो चुके हैं। ये कुछ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट। ऊपर साइड आप देखते हैं काफ़ी बड़ा आपको पर्दा देखने को मिलता है वाइट कलर का। एंड यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। सामने की ओर आप देखेंगे ना, इधर दिखाता हूँ, इधर ये जो देखने को मिल रहा है। ओ भाई ये स्पेस बीच में पे आ एक गए। प्रोजेक्टर। तो भाई शो शुरू हो चुका है एंड आप देख सकते हैं ये अपनी पृथ्वी। तारामंडल में आपका स्वागत है। वैसे वैसे हजारों तारे सही में यार आसमान बहुत में सही लग रहा है, चमक देखने में रहे मस्त लग रहा है भाई। ओ भाई राज्य के सुंदर आसमान के तो बिंदु सा बेटर एक्सपीरियंस। इंसान कई सालों से देखता आ रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। भाई फीलिंग ही अलग है, फीलिंग ही अलग है भाई। यहाँ पर साफ आने का दिखाई दे रहा है। सही सही लग रहा है। बिल्कुल उसके चारों ऊपर तरफ पहाड़, वादियां और समंदर 3D होता तो और के सही रहता। 2D शो है मतलब टाइम हम उस चक्र के अंदर की उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है विंटर वृषभ साइकिल, नक्षत्र विंटर या साइकिल। वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है ओरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैलिस मेजर यानी बृहनुत्थम, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। शनि हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और उसके आसपास है प्रकाशित चक्र, जिसे छोटे दूरबीन से भी देखा जा सकता है। वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने ये ढूंढ निकाला है कि ये प्रकाशित चक्र इस ग्रह के ओ आसपास भाई। रहने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर और धूल से बना है। रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आकाश का निरीक्षण करेंगे और आज हमने जिन नक्षत्रों की सुंदर आकृतियां देखी, जिनसे हमारी पहचान हुई, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। चार सौ वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। गैलीलियो गैलिन। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होता। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की और गड्ढों को देखा? उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है।
जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है। सही में भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप यहाँ पर आते तो बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है। 100 रुपीस और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। तो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ भाई बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस है, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर आकर ना तारों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने में मतलब काफी सही लग रहा है। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान कोpernicus और इटली के गैलीलियो विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए
और यहाँ वहाँ घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ, तब ये मूल तत्व आंतरतारकीय अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंड कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें यह महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाश गंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाश गंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में
पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें तो उनका आकार आसमान में एक पट्टे की तरह दिखता है। सूरज, चांद और ग्रह इस राशि चक्र के पट्टे से गुजरते हैं, ऐसा आभास होता है। ठंड के दिनों में आसमान में सबसे सुस्पष्ट दिखने वाला नक्षत्र है आर्द्रा, ओरायन यानी शिकारी। थोड़ी सी पश्चिम की ओर है आकाशीय बैल यानी कि वृष, टॉरस, राशि चक्र का एक नक्षत्र। ऐसे लगता है कि ये बैल उस 4000 लाख से भी ज्यादा तारों का ये एक छोटा सा हिस्सा है। विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना अंतर काटता है वो। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमेडा हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई हैं। हमने हजारों वर्षों तक विश्व का निरीक्षण करके
उसे समझने की कोशिश की है। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों की खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगहें होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। जीव वैज्ञानिक और लेखक जूलियन हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। हक्सली ने कहा, मानव इसी वास्तविकता की प्रक्रिया है जिसमें और जिसके माध्यम से वैश्विक प्रक्रिया जागृत हो गई है और स्वयं को सम्मिलित करने लगी है। यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। प्रजातीय तौर पर हमारा भविष्य विश्व की होने वाली उत्क्रांति पर निर्भर है। पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। अरबों वर्षों के बाद सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है। वो रुक सकता है और वो डह भी सकता है। पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है और ये साबित करती है कि विश्व केवल आकार में नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी गति भी तेज हो रही है। जैसे ही एक महान रहस्य सुलझता है, दूसरा सामने आ जाता है। तो भाई शो हो चुका है ओवर। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर एंड
एंड बाहर चल के आपसे थोड़ी बहुत बात करता हूँ मैं। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ठीक लगा, सही था। काफ़ी सारे लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा गाइस, मेरे को यहाँ पर एक चीज़ और जानने को मिली कि जैसे ये जो नेहरू तारामंडल है जहाँ पर ये बनाया हुआ है, यहाँ पर पहले एक टेनिस ग्राउंड होता था जहाँ पर मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी वगैरह हो गए, संजय गांधी वगैरह, उनके भाई लोग मतलब वहाँ पर टेनिस वगैरह खेला करते थे। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये भी, मतलब मेरे हिसाब से तो देना बनता ही है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई नेहरू का तारामंडल की जो कल्पना है, जो योजना है, जो स्ट्रेटजी वगैरह है, वो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बनाई थी। एंड नेहरू, जैसे कि आप जानते हैं कि नेहरू तारामंडल नाम से जैसे नेहरू जी के नाम पर बनाया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको नेहरू जी के नाम से मतलब देखने के लिए मिल जाती हैं। उनके लिखे हुए स्लोगन्स वगैरह होगी, उनकी लिखी हुई बातें वगैरह होगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको पढ़ने को, जानने को, देखने को मिल जाता है। 3:48 के आसपास हो गया है और अभी 3:45 मतलब 45 मिनट का शो था पूरा ओवरऑल। एंड 45 मिनट के शो में मतलब सही सा था, देखने में भी काफ़ी मतलब मज़ा आया। बस गर्दन दुख गई ऊपर देख देख के, जैसा कि आप लोगों ने एंजॉय किया ही होगा। बाकी चलो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना। एंड चलिए किसी और दिन हम प्रधानमंत्री संग्रहालय की वीडियो भी लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई दोनों वीडियो अलग अलग आए।